हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और आज लेकर आए हैं आपके लिए प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। एक समीक्षा करेंगे हम इस साल की पहली तिमाही की, जहां पर एक नज़र होगी देश के रियल एस्टेट मार्केट पर कि भाई पहली तिमाही में किस तरह का प्रदर्शन रहा, बिक्री का क्या हाल रहा, सेल्स कैसे रहे, नंबर्स कैसे आए, भाव कहां पहुंचे और इन्वेंट्री कहां रही। एक आइडिया रहेगा आपके लिए कि इस वक्त देश के रियल एस्टेट मार्केट में चल क्या रहा है और ये सारी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है लाइसिस फोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट पंकज जी की वो फेमस रिपोर्ट जो हर क्वार्टर आती है और पूरे देश के रियल एस्टेट का बैरोमीटर है एक तरीके से, 80 से ज़्यादा शहरों में उसकी कवरेज और 8 प्रमुख सिटीज़ पर खासतौर पे बड़ा फोकस, जहां पर रियल एस्टेट का मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड है। तो पंकज सर, ये आपकी रिपोर्ट आउट है और मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि क्या कह रही है ये रिपोर्ट और किस तरह की तस्वीर बन के आ रही है पहले क्वार्टर में। क्वार्टर में हमको दिखाई दिया कि रियल एस्टेट मार्केट में जो बिक्री है उसकी दरें जो है होल्ड की और थोड़ा इम्प्रूव ही हुआ। 2% की आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। अनसोल्ड स्टॉक में थोड़ी गिरावट हुई क्योंकि न्यू लॉन्चेस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए इन कंपैरिजन टू पिछले क्वार्टर, तो इसके लिए अनसोल्ड स्टॉक में थोड़ी कमी आई। प्राइजेस में आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है सारे शहरों के अंदर। सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ जो है वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में, फॉलोड बाय बैंगलोर। बाकी सारे शहरों में 5 से 7% की ग्रोथ आपको होती हुई दिखाई दे रही। कुछ कुछ टायर 2 सिटीज में भी ग्रोथ अच्छी होती हुई दिखाई दी। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको टायर जो टॉप 8 सिटीज हैं इसमें आपको सेल्स में ग्रोथ है, जबकि टायर 2 सिटीज में 2% की डिक्लाइन है। तो इस तरीके का मार्केट दिखाई दिया और एक थोड़ा सा हाईलाइटिंग पॉइंट ये दिखाई दिया कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग था, 30 लाख के नीचे के प्राइस ब्रैकेट वाले जो प्रोजेक्ट्स थे, वहां पे बढ़ोतरी हुई न्यू लॉन्चेस में, जहां जो हम कंटिन्यूअस डिक्लाइन देख रहे थे बहुत वक्त से। पिछले 2 साल से हम कंटिन्यूअसली देख रहे थे कि उस सेगमेंट में न्यू सप्लाई और सेल्स में कंटिन्यूअस डिक्लाइन थी, क्योंकि मार्केट ज्यादा लग्जरी और हायर सेगमेंट की तरफ पोलराइज था। हमने एक रिकवरी होती हुई दिखाई दी। 28% की ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है सेल्स में दिखाई दी आपको लेस देन 30 लाख सेगमेंट में। और मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं और कुछ हद तक जो एक जहां पे डिमांड सबसे ज्यादा और जहां पे घरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे उस सेगमेंट में वापस से ग्रोथ होते हुए दिखाई देना एक बड़ा पॉजिटिव साइन है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट हमको रियल एस्टेट के अंदर नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है ये कि अब तक जो बाजार फ्लरिश कर रहा था बहुत ज्यादा लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के ऊपर, उसमें एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है। उस सेगमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो दिखाई दे रही है अफोर्डेबल हाउसिंग में, जहां 2 साल से थोड़ी शांति थी, लेकिन अब पंकज जी के नंबर्स बता रहे हैं इस रिपोर्ट के कि वहां पर डिमांड आ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है और बड़े इंकरेजिंग नंबर्स हैं। इसके क्या मायने आगे समझेंगे, राइट। तो पंकज जी, कुछ बातचीत में, कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स में इस तरह का एक टोन देखने को मिल रही है कि अब जो ग्रोथ हम पिछले 2-2.5 साल से लगातार देख रहे थे, एकदम सब्सटेंशियल, क्वार्टर टू क्वार्टर हम बात करें, ईयर ऑन ईयर बात करें, उसमें एक थोड़ा सा ठहराव आता हुआ दिख रहा है। खासतौर पे जैसे बेंगलुरु मार्केट की बात करें, दिल्ली एनसीआर मार्केट की बात करें, इनफैक्ट एक हद तक एमएमआर की बात कर ले, क्या ये नंबर में भी सब्सटेंशिएट हो रहा है या फिर इसको कैसे देखें हम? देखिए, आप कुछ एक मार्केट जहां पे सप्लाई और सेल्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको थोड़ा ठहराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि आपको उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिख रही है जिस तरीके की पिछले 2-3 साल के अंदर हम देख रहे थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% 7% की ग्रोथ, वो थोड़ी रिटार्ड होती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के अंदर थोड़ा बहुत प्लेटू होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूना में थोड़ा प्लेटू होता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर आज भी काफी अंडर सप्लाइड और अंडर सोल्ड मार्केट है इन कंपैरिजन टू मुंबई। सो अगर आप मेट्रोपॉलिटन और सिटी की पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो वहां पे सप्लाई का साइज बहुत ही कम हो गया है। अगर हम मुंबई में अनसोल्ड स्टॉक देखें, 3 लाख
40,000 यूनिट है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, तो दिल्ली एनसीआर में आज वो 70,000 ही रह गया, क्योंकि न्यू लॉन्चेस उस लेवल पे नहीं हुए जितने मुंबई में हुए, और उसके कारण मार्केट काफी श्रिंक है इस मार्केट में। तो दिल्ली के अंदर तो मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दी, हमको कमी नहीं दिखाई दी, लेकिन दूसरे मार्केट है वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया मुझे। अभी तक ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है और आपको डी ग्रोथ होती हुई दिखाई दी और नेगेटिव ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही। अभी भी मार्केट होल्ड कर रहा है, और कुछ एक ज्योग्राफीज जहाँ पे आप अंडर सप्लाइड थे वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट में कोई निगेटिव सेंटिमेंट्स आने चालू हो गए और एक अर्ली साइन है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी क्यूमुलेटिव लेवल के ऊपर मार्केट में ग्रोथ होगी, क्योंकि नए नए सेगमेंट और नई नई ज्योग्राफी धीमे धीमे कैचअप करेंगी जो ज्योग्राफी परफॉर्मिंग कर रही थी, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, चेन्नई हो गया। यहाँ पे आपको ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये आज भी अंडर सप्लाइड हैं और अंडर सोल्ड हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी। आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर डी ग्रोथ होती हुई दिख रही थी, अभी हमें अर्ली साइन दिखाई दिया, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके के इनिशिएटिव लिए, तो मुझे लग रहा है न्यू लॉन्चेस एंड सेल्स उस रीजन में भी बढ़ेंगे। तो क्यूमुलेटिव लेवल पे मैं ये नहीं देखता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त एक ठहराव और रुकने वाले और नीचे जाने वाले लेवल पे है। मुझे लग रहा है यहाँ से सेल्स मॉडरेटली ग्रो होती ही रहेंगी। अच्छा, आपके नंबर्स में पंकज जी एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिखाई दे रही है कि जो टॉप सेलर्स हैं, जहां बिक्री सबसे ज्यादा हुई, उसमें नंबर 1 पे तो मुंबई एमएमआर है, नंबर 2 पे पुणे है। मेरी उम्मीद थी कि यहाँ पर नंबर 2 पे शायद एनसीआर दिखाई देगा, जहां भाव बढ़ने के मामले में वो जरूर नंबर 1 पे है। कोई खास रीजन कि महाराष्ट्र के 2 शहर, मुंबई नो डाउट इंडिया का बिगेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और दूसरा पुणे, वहां नंबर ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही है? कोई खास रीजन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह हुई कि इन दोनों मार्केट में जो वॉल्यूम ऑफ न्यू सप्लाई है वो भी हाईएस्ट है और अनसोल्ड भी हाईएस्ट है। अगर मुंबई देख लीजिए तो करीब 3.5 लाख यूनिट का अनसोल्ड स्टॉक है, और पूना के अंदर भी 1 लाख से ऊपर का अनसोल्ड स्टॉक है। बाकी जितने भी शहर हैं वहाँ अनसोल्ड जो है 1 लाख यूनिट से नीचे है, इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर। तो अगर आपके पास सप्लाई ही कम होगी तो आपका माल भी कम ही बिकेगा, उसी प्रपोर्शन में बिकता है। तो यही कारण है कि पूना और मुंबई जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है सप्लाई की, और इसी के कारण आपको जो है जो है सेल्स में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम इसको वैल्यू टर्म में देख लें तो दिल्ली और मुंबई और पूना मिलाकर के ऑल इंडिया की बिल्डर सप्लाई का करीब 40% वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड इन्हीं 2 शहर से आ रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट हैं आज के दिन इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग सेल्स बाय बिल्डर। अच्छा, दूसरा टीयर 2, क्योंकि लगे हाथों अब जब आप बात कर रहे हैं तो टीयर 2 शहरों का भी हाल देख लेते हैं। आपने कहा कि ज्यादातर सेगमेंट्स में टीयर 2 में बिक्री घटी है। हालांकि इंदौर वो शहर रहा जहां सबसे ज्यादा करीब ऑलमोस्ट 5,000 यूनिट के आसपास घर बिके हैं। 1 से 2 करोड़ के सेगमेंट में भी बिक्री 5% में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन 1 करोड़ तक के घरों की नई सप्लाई 21% बढ़ गई है। इनफैक्ट वो नीचे के लेवल वाली बात है। तो टीयर 2 सिटीज को क्या माने, किस ट्रेजेक्टरी पे हैं अभी? देखिए, टीयर 2 सिटीज का अभी वक्त आया है जब आपने गवर्नमेंट ने सीएलएसएस स्कीम्स का जो री इनिशिएशंस करने की बात की अपने पिछले बजट के अंदर, तो उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे। और जिस तरीके के दूसरे मार्केट के ट्रेंड और इंडस्ट्रीज के ट्रेंड रहे कि कोविड के बाद कुछ हद तक के शेप से रिकवरी हुई थी, तो रियल एस्टेट की ज्योग्राफी में भी इस तरीके से लग रहा था। बट टीयर 2 सिटीज लेट रिकवरी करके ऊपर आए और इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 2% का डिक्लाइन है। उसका रीजन ये है कि न्यू लॉन्चेस भी उस सेगमेंट में कम, उस शहरों में कम हुए। बट मुझे लगता है आगे चल करके आप ज्यादा से ज्यादा न्यू लॉन्चेस देखेंगे टीयर 2 सिटीज में, और सीएलएसएस एक तरीके से जो है वो बूस्टर का काम करेगी सप्लाई और सेल्स का टीयर 2 सिटीज के अंदर। तो आगे आने वाले पीरियड में आपको
यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ और बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2017-18 तक, ये 2009 से लेके 2018-19 तक जो टीयर 2 सिटीज का कंट्रीब्यूशन वो 15% से बढ़ करके जो वो 25% हो गया, 29% तक पहुंच गया था। उसके बाद कोविड के दौरान वो रिड्यूस हुआ, आज वो 15-16% पे है। मेरे हिसाब से टीयर 2 सिटीज का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और यही कारण है मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे गिरावट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वाली भी सिटीज जो हैं वो आज भी अंडर परफॉर्मिंग है। जैसे जैसे यहाँ सप्लाई होगी, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस आएगा, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स री इनिशिएट हो जाएंगे, जो आपकी सीएलएसएस स्कीम्स और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो गवर्नमेंट ने एक बूस्टर पिछले बजट में दिया है, उसके होते हुए मैं आगे आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी ग्रोथ होती हुई देखता हूँ। तो यही जो अफोर्डेबल घरों की जो डिमांड में आपका मामला, जो आपने कहा कि आपकी रिपोर्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है, 30 लाख से कम के जो मकान है उनके लॉन्च में 28% की बढ़ोतरी हुई है, तो ये लिंकेज भी हम उसी से माने जो आप जिक्र कर रहे हैं सीएलएसएस का? कुछ हद तक मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे वापस से डिमांड का बूस्टर आया है। और दूसरा, बिल्डर्स कुछ हद तक पाइपलाइन लेकर के तो बैठे हैं। आज जैसे ही उन्हें थोड़े डायरेक्शंस मिलते हैं और डिमांड में बूस्ट होने का पॉसिबिलिटी नजर आता है, वैसे वैसे वो लॉन्च करेंगे। और मेरे हिसाब से ये अर्ली साइन है कि 28% की ग्रोथ है। जिस हिसाब से वहां पे डिक्लाइन हुआ है, मेरे हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको सिमिलर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज या शिफ्ट है जो हमें अभी जिसके साइन दिख रहे हैं, और हो सकता है जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में हमें इसी सेगमेंट में एक बड़ी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे। अच्छा, अगर फिलहाल की बात करें तो सबसे ज्यादा बिक्री आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से 1 करोड़ के जो घर हैं उनमें हुई है, या वहां बढ़त भी हमें देखने की मिली है पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 9% की ज्यादा, और सेल वैल्यू में 10% से ज्यादा की बढ़त। तो अभी भी यही सेगमेंट थ्रू आउट, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे और बड़े शहर हो, वहां पर सबसे ज्यादा बिक्री इसी सेगमेंट में हो रही है, ये माने? कारण ये है कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर की जो सप्लाई होती है वो सबसे ज्यादा गुड लोकेशंस में होती हैं। मतलब जहाँ पे आपकी डिजायरेबिलिटी अच्छी होती है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल फैब्रिक अच्छा होता है, और मिड सेगमेंट की डेवलप लोकेलिटीज होती हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा, और ये एक सबसे बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिजिबल बायर हैं। और यही कारण है, आपको चाहे टीयर 1 सिटीज़ का तो ये लार्जर सेगमेंट है ये, लेकिन टीयर 2 सिटीज़ में भी काफी हद तक आप अगर ब्रैकेट देख लीजिए, 30 से लेके 60 या 70 लाख रुपए का सेगमेंट जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट उस मार्केट के लिए भी होके आता है। और यही कारण है कि ये सेगमेंट है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन करके आता है रियल एस्टेट के अंदर। चलिए एक नजर, माफ कीजिए, इन्वेंट्री के भी हाल पे डाल लेते हैं। तो देश भर में जो आपके रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आधा % के आसपास इन्वेंट्री कम हुई है इनफैक्ट, और 8 बड़े शहरों की बात करें तो ऐसा कोई खास बदलाव नहीं है, स्टैग्नेशन है इन्वेंट्री में। सबसे ज्यादा जो आपने शुरू में भी जिक्र किया, एमएमआर के पास, मुंबई एमएमआर के पास 25 महीने से ज्यादा का स्टॉक है, लेकिन सप्लाई भी चूंकि उस प्रोपोर्शन में है, तो इन्वेंट्री के लिहाज से आई थिंक स्थिति ठीक ही है, कोई चिंताजनक बात नहीं। देखिए, इन्वेंट्री इतना कंसर्निंग नहीं है, इन्वेंट्री ओवरहैंग है। आपके पास इसकी आधी भी इन्वेंट्री है, लेकिन अगर आपकी सेल्स 1/4 हो जाती तो आपका इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़ जाता है। आज अगर आप टायर 1 सिटीज पे देखेंगे तो आपकी शायद 20 या 21 मंथ्स इन्वेंट्री है, और टायर 2 सिटीज के अंदर 16 या 17 मंथ्स इन्वेंट्री, जो एक वेरी एफिशिएंट जोन के अंदर है। और ये बता रहा है कि आज का जो इन्वेंट्री है वो एब्जॉर्बेबल है, और इस पे कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरा ये है कि डिक्लाइन का रीजन ये है कि सेल्स जो है वो न्यू लॉन्चेस के बनिस्बत थोड़ी ज्यादा हुई, इसके लिए कि हमारे न्यू लॉन्चेस कम हुए और सेल्स ज्यादा हुई, उसकी वजह से अनसोल्ड स्टॉक में मार्जिनल आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे सिंस इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है बहुत ही कंड्यूसिव लेवल के ऊपर है,
तो कोई कंसर्न की बात नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। चलिए बढ़िया है। तो एक थोड़ा ब्रेक यहां पर लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जिस चीज पर सबकी नजर रहती है यानी कि कितना एप्रिसिएशन हुआ। इस समय तो वक्त चल रहा है जब प्रॉपर्टी एप्रिसिएट हो रही, तो किस इलाके में, किस शहर में किस तरह के एप्रिसिएशन देखने को मिले, आगे इसमें क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फाइनली अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए क्या कॉल होगी, ये कुछ अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आज है प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के पहली तिमाही में किस तरह से रहा प्रॉपर्टी का प्रदर्शन। और जून क्वार्टर में हमने देखा है कि चीज़ें बढ़िया ही रही हैं, लेकिन आगे चलते हुए किस तरीके से ये मार्केट शेप होगा, इस पर बातचीत है। और ये रिपोर्ट जिस पर आज जिक्र हो रहा है वो है फ्रॉम लाइसेंस फॉर अस, और लाइसेंस फॉर अस के एमडी पंकज कपूर साहब आज हमारे साथ रूबरू हैं। तो पंकज जी, काफ़ी सारे पॉइंट्स पर चर्चा हो गई, लेकिन अब जरा प्राइस एप्रिसिएशन वाले पॉइंट पर आते हैं जिस पर सारे लोग नज़र गड़ाए रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट जून तिमाही में करीब करीब 5.25% की औसत ऑल ओवर इंडिया प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिला है। और अगेन एनसीआर में ही वो सारा जलवा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ करीब 17% इजाफा है भाव में ईयर ऑन ईयर। गाजियाबाद में 14% है, ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और इसमें कहीं गुड़गांव का नाम, गुरुग्राम का नाम मुझे नहीं दिखा, वो भी सरप्राइजिंग है, मतलब वो कहीं टॉप पे नहीं आया। एंड इनफैक्ट मुंबई एमएमआर में भी कीमतें जो हैं वो करीब 8% एस्केलेट हुई हैं। क्या दिखा रहा है ये ग्राफ? देखिए, एक दिखा रहा है कि एक प्रोडक्टिव फेज पे मार्केट है जहां सेल सप्लाई तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में प्राइस में भी ग्रोथ है। जो हम पहले देखते थे कि इन्वेंट्री बढ़ रही थी, बाकी सेल्स भी कम हो रही थी और प्राइस में एक स्टैग्नेंसी थी। एक पीरियड 2016 से लेके 2021-22 तक का जो पीरियड था। आज क्योंकि इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है कंड्यूसिव लेवल पे है, प्राइस जो है मॉडरेटली बढ़ रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कर्व है कि हम ये 67 सिटीज जिसका डेटा हमने कवर किया है, इसके अंदर अगर हम देखें तो करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर 45% प्रोजेक्ट्स में प्राइस ग्रोथ 0 to 5% हुई है। 36% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें प्राइस ग्रोथ 5 से 10% हुई है। 14% केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां प्राइस ग्रोथ 10% से ऊपर हुई है। तो इसका मतलब ये एक मार्केट बड़े ही प्रूडेंट एस्पेक्ट्स पे प्राइस ग्रोथ भी कर रहा है। बिल्डर ऐसा नहीं है रेकलेसली भाव बढ़ा रहे हैं। लिमिटेड स्टॉक्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कुछ ही ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, न्यू लॉन्चेस कम है, इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रोथ आपको सब जगह होती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं मार्केट को ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन का रिस्क है कि आज एक घर कोई खरीदता है, कल वो सोचता है कि यहाँ पे 10% 15% भाव गिर ना जाए। तो ये पॉइंट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जैसे मैंने पहले भी बोला कि आज के दिन मुंबई के हिसाब से वो 1/4 ऑफ द मार्केट रह गया इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। और यही कारण है कि वहाँ पे प्राइस की ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि बिल्डर के पास जो है एक एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से जो है वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। और वो एक मार्केट में हमेशा जब प्राइस में ज़्यादा ग्रोथ होती है तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी रिकवरी आती है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है। बैंगलोर के अंदर भी आपको ग्रोथ इसके लिए दिख रही है क्योंकि वहाँ रेंटल यील्ड भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। तो रेंटल यील्ड एक बैरोमीटर होता है जो बताता है कैपिटल वैल्यू अप्रोप्रिएटली पॉइज्ड हैं, और यही कारण है कि 8% की ग्रोथ है। पूना में 7%, एमएमआर में 6%। तो ज्यादातर शहरों में जो है आपका टायर 1 सिटीज में 3% से 13% की ग्रोथ है। और टीयर 2 सिटीज में भी नॉर्थ इंडिया की कुछ लोकेलिटीज में आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। जैसे कानपुर में आपको 11% ग्रोथ दिखती है, 9% दिखती है, गोवा में 10% की ग्रोथ दिख रही है, लुधियाना में 9% की ग्रोथ दिख रही है। तो ज्यादातर टायर 2 सिटीज अगर हम देख लें तो वहां पे प्राइस ग्रोथ 6% से 11% के रेंज पे है, जबकि टायर 1 सिटीज में 3% से 13% है। 13% एक आउटलायर है जो दिल्ली एनसीआर की एवरेज प्राइस ग्रोथ है, जिसमें कुछ एक रीजन है जहाँ पे प्राइस ग्रोथ
13 से भी ज्यादा है, जो आपने बोला नोएडा और ग्रेटर नोएडा सेक्शंस। तो अब पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, उसमें दोनों तरह के हैं, जिन्हें अपना घर भी लेना है और जिसमें अब तो काफ़ी लोगों का वापस से रियल एस्टेट में निवेश की तरफ रुझान बढ़ा है, दोनों के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर आप घर ले रहे हैं, ये सोच के ले रहे हैं कि आप रहने वाले हैं, लॉन्ग टर्म होकर के रहने वाले हैं। आज हमारे एक मित्र ने मुझे ही फोन किया, उसने कंसर्न ही दिखाया कि ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद प्राइस पीक हो गया और थोड़ा गिरने वाला है। तो एस्पेक्ट्स यही है कि आज भी प्राइस ग्रोथ जो है इन्फ्लेशन के एडजस्टेड कोई ग्रोथ नहीं ज्यादा दिख रही है। तो ये एक बड़ा ही प्रूडेंट लेवल पे रियल एस्टेट मार्केट है। मुझे नहीं लगता है कि आप आज अगर अपना डिसीजन रोकते हैं और 5 साल बाद आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान या फायदे को होकर के सोचना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत देखिए, आपको लगता है कि आपके पास घर होना चाहिए और कुछ हद तक रेंटल बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो गए हैं, तो कई लोग आप ये सोचने लगे कि रेंट पे रहने की जगह अब हम घर खरीद ही लें। तो एक वक्त अच्छा है, इंटरेस्ट रेट भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, प्राइस में भी मॉडरेट ग्रोथ है, तो आपका और प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि एक एंड यूज़र के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट आज भी कंड्यूसिव है। आप इसमें निवेश कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको नॉमिनल रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ में आपको जो लोकेलिटी में कन्वीनियंस इंप्रूव होने वाली है वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट इंसेंटिव भी प्राइस में मिलेगा, तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आप रेंटल यील्ड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों को देखेंगे तो आप एवरेज में 9% से 13 या 14% की ग्रोथ प्रॉपर्टी प्राइजेस में एनुअलाइज लेवल पे देख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसकी रेंटल यील्ड अच्छी है और फ्यूचर कन्वीनियंस आपकी इंप्रूव होने वाली है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चलिए, तो बढ़िया है। मतलब आप कह रहे हैं कि सब जगह जो संतुलन है वो कायम है, वो वाली बात नहीं कि जिन्होंने 2004 में गाड़ी मिस कर दी थी तो 2009 में तो फिर 9-10 आते आते वो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाए, यानी भाव इतने भाग गए कि कोई पैरिटी नहीं रहेगी। लेकिन अब मार्केट में ऐसा नहीं रह गया है, एक स्टेबल ग्रोथ है जहां पर सबके लिए एक विन विन सिचुएशन हम बोल सकते हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे आपको एंड यूज के लिए घर चाहिए, तो सब कुछ बढ़िया है। एक स्टेडी ग्रोथ दिख रही है मार्केट में फिलहाल। और अच्छे साइंस ये हैं कि आने वाले वक्त में जिस सेगमेंट की बहुत चर्चा होती थी ना, अफोर्डेबल सेगमेंट, उसमें एक बार फिर से ग्रोथ दिखना शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंग रहेंगे आने वाले कुछ महीने कि ये सेगमेंट आगे कैसा करता है। तो बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने एक 360 डिग्री व्यू दे दिया अपनी रिपोर्ट के जरिए। प्रॉपर्टी मार्केट का ताज़ा हाल, एक बैरोमीटर हम देख पाए, समझ पाए कि क्या हाल है इस समय देश का रियल एस्टेट के अंदर, और एक फोरसाइट भी मिल रही होगी दर्शकों को कि आगे चलते हुए किस तरीके से बाजार मूव करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। नमस्कार। थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।